देखो हर साल ना लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, महंगी महंगी बुक्स ले लेते हैं, कोर्सेज ले लेते हैं, या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, 10 से ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लेते हैं। बट तब भी ना सिर्फ कुछ थाउजेंड्स का सिलेक्शन हो पाता है, और उसमें से भी एम्स तो कुछ हंड्रेड्स को ही मिल पाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। देखो ऑफलाइन में फिर भी स्ट्रेटेजी का उतना रोल नहीं होता है, बिकॉज उसमें तुम धीरे धीरे अपने आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, तुम्हारे टीचर्स हर टाइम तुम्हारे साथ अवेलेबल है, तो तुम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। बट ऑनलाइन में ये ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे टीचर्स हर टाइम तुम्हारे साथ अवेलेबल नहीं है, तुम्हें रेक्टिफाई करने के लिए हर बार बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए एक स्ट्रेटेजी बनाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो तुमने प्रोबेबली अभी तक काफी सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली होंगी, और उसके बाद ही तुम यहाँ पे आए होगे। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये तुम्हारी कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं लगेगी तुम्हें, बिकॉज देखो मैं बिलीव करता हूँ कि यार तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी काफी लोग आके बता देंगे, प्लानर हर कोई बता देगा, मंथ वाइज किस तरह से पढ़ना है, कब तक क्या कंप्लीट करना है, ये हर कोई बता देगा। बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसपे तुम्हारी पूरी नीट की प्रिपरेशन लटकी हुई होती है, जो होती तो बहुत छोटी चीजें हैं, बट वो कई बार मिस आउट हो जाती है, और काफी लोग मिस आउट कर देते हैं, जिस कारण उनकी नीट की गाड़ी डिरेल हो जाती है। हाँ, बाद में मैंने भी तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताई है, प्लानर किस तरह से फॉलो करना है वो सब बताया है आगे, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं पहले हाईलाइट करूंगा। और यार वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें मोटिवेशन मैं दे दूंगा, बट मुझे मोटिवेशन के लिए तुम लोग चाहिए, तो इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या लिंक ट्री पे जैसे भी होगा मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। बट हाँ, एक पेज जरूर लेके बैठना, उसमें जो जो चीजें मैं तुम्हें लिखने को बोलूं वो जरूर से लिख लेना। ये तुम्हें अभी तो याद रहेंगी, बट आज से 6 महीने बाद भी काम आएंगी। सो आई एम ऑल इंडिया रैंक 59 ऑफ नीट 2023। देखो सबसे पहली चीज समझो, सबसे पहले है अंडरस्टैंड द गेम। ठीक है, नीट इज नॉट अ गेम ऑफ आईक्यू और इंटेलिजेंस। नीट आईक्यू और इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। नीट गेम है रिवीजन का, कंसिस्टेंसी का और परसिवरेंस का। देखो समझाता हूं, अगर नीट आईक्यू का गेम होता ना तो मुझसे काफी बेटर लोग थे, मैं कभी भी ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर नहीं कर पाता, बट स्टिल मैं ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर कर पाया, बिकॉज आई डिड दिस थिंग बेटर। मैंने रिवीजन बहुत ज्यादा किया, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की और परसिवरेंस दिखाया। मैं टिका रहा, भले ही मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मैं टिका रहा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग मैंने इन वाले लोगों को ओवरकम किया। तो यहीं पे तुम्हारे वो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं कि भैया हम एवरेज स्टूडेंट है, क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं? भैया हमारा उतना अच्छा आईक्यू नहीं है, मेरे उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हैं, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आई होप तुम्हें अब मिल चुका होगा। तुम्हें बस इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, रिवीजन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस। इसके लिए कोई आईक्यू, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता, इसके लिए पागलपन चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है किसी एक चीज को करने का। ठीक है, एंड इस अभी के जो हालात है, जिस तरह का तुम देख रहे हो, नीट के लिए कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, कितनी सारे बार लीक हो चुका है नीट पिछले सालों में, तो उसके बाद मैं एक ही चीज तुम्हें कहूंगा कि आधे मन से नीट की तैयारी करने मत बैठना कि हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ और करेंगे। देखो आधे मन से करने बैठोगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नहीं निकाल पाओगे। अगर करनी है तो पूरे मन से अच्छे से करो, नहीं तो फिर इस नीट को छोड़ दो, कुछ और चीज करो, तुम हो सकता है किसी और चीज में ज्यादा बेटर कर सकते हो। अब आ जाओ वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स फेल। देखो मैंने कहा था ना कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको पहले हाईलाइट करूंगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें हैं कि भाई कहाँ पे तुम लोग फेल कर जाते हो बाद में, उस पे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज होती है सिस्टम्स। सिस्टम्स में मैं आता हूँ, थोड़ा अच्छे से डिटेल में बात करूंगा इस पे। देन आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में टीचर्स, बुक्स। देखो टीचर्स को ना मैं यही कहूंगा कि यार पहली बार में ही अच्छे से सिलेक्ट करो कि भैया अगर तुम्हें इस टीचर से पढ़ना है, पहले एक आधा लेक्चर, 2 लेक्चर उसके पढ़ के देखो, तुम्हें लग रहा है कि यार उससे फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, टॉपिक तुम्हें समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले से तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें समझ आएगा ही। कोई एक नया टॉपिक है, तुमने उससे पढ़ के देखा, हो सकता है तुम्हें किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ के देखना है, किसी तीसरे टीचर से भी तुम्हें पढ़ के देखना है, पढ़ के देख लो। बट देन देखो कि इससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच कर रही है, उस टीचर को तुम्हें सिलेक्ट करना है और फिर उस पर टिके रहना है। बार बार इधर उधर मुंह मत मारना, उससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कंसेप्ट भी अच्छे से तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। देन आ जाते हैं बुक्स पे। बुक्स पे भाई कितने लोग काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि यार इस बार यार थोड़ा सा नीट का पेपर हार्ड लगा था मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए ना, बहुत सारी मैं अलग अलग तरह की बुक्स भी सॉल्व करूंगा। देखो शुरुआत में तुम्हारे लिए पहले महीने ये सब करना आसान होगा, बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, तुम्हें रिवीजन का प्रेशर भी आने लगेगा, तुम्हारा बैकलॉग्स क्रिएट होने लगेंगे, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए बुक्स
बहुत ज्यादा मत करो। एनसीईआरटी तो तुम्हें करनी ही है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो कुछ है वो तुम्हें करना है, खासकर बायो में और केमिस्ट्री में। अगर अब इससे रिलेटेड अगर तुम कोई क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे हो तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होगा। जो भी तुम मॉड्यूल सॉल्व करो वो पहले तुम्हें देख लेने हैं कि वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि नहीं, मतलब एनसीईआरटी और रिलेटेड क्यू बैंक्स, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है पीवाईक्यूज। देखो दो ही चीज हैं जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, एक जो नीट ने सिलेबस दे रखा है, एनटीए ने सिलेबस दे रखा है, वो है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से करनी है। दूसरी चीज हो जाती है जो पहले पूछा जा चुका है, यानी कि पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज एटलीस्ट 25 साल के तुम कर लो, उससे ज्यादा के भी कर सकते हो तो अच्छा ही है, कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। काफी लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ओसवाल बुक्स की। तुम जो ये 39 ईयर की बुक है वो ले सकते हो। मैंने अपने टाइम पे भी काफी ओसवाल बुक्स परचेस की थी और ये मेरे को काफी अच्छी लगी। तो इसमें पहले तुम्हें 2017 से लेकर के 2026 के जो पेपर्स आए हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है। देन फिर तुम्हें 26 और 25 का पेपर दिया हुआ है। उसके बाद जो तुम्हारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के वो दिए हुए हैं। ये हो गया तुम्हारा ट्रेंड एनालिसिस। देन ये जो तुम्हारे 2026 और 25 के पेपर्स हैं। फिर जैसे ही तुम कोई भी चैप्टर पे आओगे तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो बांटे हुए हैं। जैसे टॉपिक 1 में तुम्हारा ये आ रहा है, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी दी हुई है, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे आके जो टॉपिक 1 है उसके जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे और उसके नीचे उसके आंसर की और एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। और हर चैप्टर से पहले उसका एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा जो तुम्हें रिवीजन में मदद कर सकता है। और अच्छे से इसको किस तरह से प्रैक्टिकली यूज करना है उसको मैं तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊंगा, जब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम्हें चेकआउट करना हो तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं सिस्टम्स पे। सिस्टम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखो तुम पहले महीने बहुत मोटिवेटेड हो, तुम्हें मैं बोलूं कि अभी पढ़ने बैठ जाओ, तुम पढ़ने बैठ जाओगे कि यार मुझे अब तो कुछ करके ही दिखाना है, मुझे इस बार नीट को फोड़ना ही है। पहला महीना बहुत अच्छा चलता है, तुम अच्छे से काफी चीजें पढ़ भी लेते हो और अच्छे से चीजों को रिवाइज भी कर पा रहे होते हो। दूसरा महीना भी ठीक ठाक चल जाता है, बट तीसरे महीने से दिक्कतें आने चालू हो जाती हैं। उसके बाद जैसे तीसरे महीने के बाद से जैसे जैसे धीरे धीरे छठा महीना आता है तब तुम कंफ्यूज और बर्नआउट फील करते हो, जस्ट बिकॉज कि तुमने शुरुआत में जोश जोश में बहुत चीजें पढ़ ली, अच्छे से पढ़ना चालू तो कर दिया, बट तुम सिस्टम नहीं बना पाए, एक प्रॉपर सिस्टम से पढ़ाई नहीं कर पाए। सिस्टम बेसिकली क्या है, तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि भैया मैं सुबह उठूं तो मेरे को ये चीज सोचनी है, मुझे ये पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये टाइम है तो मुझे ये करने बैठना है। फिर मुझे अब मान लो मेरा खाने खाने का टाइम हो गया है तो मुझे खाना खाना है। फिर मेरे लेक्चर्स का टाइम हो गया, मुझे लेक्चर्स देखने हैं। इस तरह से अपने दिमाग को तुम्हें ट्रेन करना है। और ये पहला महीना तुम्हारा बहुत मोटिवेशन वाला जोश वाला होगा, तुम्हारे लिए अभी अपने दिमाग को ट्रेन करना आसान होगा। अगर एक महीने में तुमने अच्छे अच्छे सिस्टम्स, अच्छी अच्छी हैबिट्स बना ली अपने लिए तो तुम्हारे लिए बाद में आसान हो जाएगा। देखो बर्नआउट सबको फील होता है, तीसरे महीने के बाद से जो छठा महीने तक का टाइम होता है सबको बर्नआउट फील होता है, सब कंफ्यूज होते हैं क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस तुम्हारा पाइल अप होता जाता है और तुम्हें लगता है कि पिछला वाला मैं भूलता जा रहा हूँ। तो ये चीज सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी, बट बिकॉज मैंने अपने पहले महीने में बहुत अच्छे से सिस्टम्स अपने लिए बना लिए थे, मुझे पता था कि भैया मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मुझे पहले सबसे पहले जो भी रिवाइज है वही करनी है चीजें कल की, उसके बाद मुझे मॉड्यूल्स डीपीपी सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करूंगा, उसके बाद नहा धो के फिर मैं ना बाकी पढ़ाई पे बैठूंगा। ये सिस्टम्स मैंने अच्छे से बना लिए थे, तो भले ही मैं तीसरे महीने पे बर्नआउट फील कर रहा हूँ तब भी मैं एटलीस्ट दिन का 10 घंटा निकाल ले रहा था। तो ये सबसे अच्छा टाइम है तुम्हारे लिए सिस्टम्स बनाने का, ये तुम्हें बहुत कम लोग बताने वाले हैं। इस चीज को अच्छे से लिख लो। देखो अभी तक तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहली चीज ये लिखना है, नीट इज अ गेम ऑफ आईक्यू इंटेलिजेंस नहीं, रिविजन कंसिस्टेंसी परसिवरेंस यस, ये लिखना है अपने उस पेज पे। दूसरी चीज तुम्हें लिखनी है ये 3 चीजें कि कहाँ पे तुम सबसे ज्यादा फेल करोगे। पहली चीज सिस्टम्स पे, दूसरा रिसोर्सेस पे, तीसरा रिवीजन पे। रिसोर्सेस में पीवाईक्यू एनसीईआरटी अच्छे से लिखना है, इन पे स्टिक करना है अच्छे से। तीसरा तुम्हारा अब आ जाएंगे हम रिवीजन पे। देखो अब तुम्हें बताऊं कि सिस्टम्स किस तरह से बनाने हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम जैसे पढ़ने बैठ रहे हो पहले दूसरे दिन तुम आराम से पढ़ो, कि जैसे तुम्हें जो मन कर रहा है कि लग रहा है कि यार ये अभी पढ़ लेना चाहिए, ये अभी पढ़ लेना चाहिए, तुम पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अब 2 दिन के बाद देखो कि यार तुम जनरली सुबह तुम्हें क्या प्रेफर करते हो तुम पढ़ना, तुम दिन में क्या प्रेफर करते हो पढ़ना, शाम में तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज अभी मेरे लिए ठीक है। अब इस तरह से ना एक पेज पे लिख लेना कि यार मैं सुबह ये पढ़ लेता हूँ, दिन में ये पढ़ लेता हूँ, रात में ये पढ़ लेता हूँ, खाना इस टाइम खा लेता हूँ, रात का खाना इस टाइम खा लेता हूँ। अब ये जो चीज है ना इसको फॉलो करने पे ध्यान दो हर दिन। अब तुमने पहले दिन निकाल लिए थे मान लो 10 घंटे,
तो अगले दिन कोशिश करो कि यार किस तरह से इसको अच्छा करके मैं 11 घंटे 12 घंटे के आसपास कर पाऊं। इस तरह से 4-5 दिन रेक्टिफाई करके तुम्हारे पास एक प्लानर आ जाएगा अपना कि भैया कि मैं सुबह ये चीज करना प्रेफर करता हूँ, दिन में ये करता हूँ, रात में ये करता हूँ, ठीक है। अब इसको 1 महीने तक अच्छे से फॉलो करो, देन ये तुम्हारा बन जाएगा सिस्टम या हैबिट कि भैया मैं इस टाइम पे ये चीजें कर रहा हूँ, सिंपल। फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज करो कि भैया तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो रही है, मुझे रिवीजन नहीं हो पा रहा है सही से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सुबह सुबह डाल दो उसको। तुम्हारा थोड़ा सा प्लानर बस चेंज हुआ, बाकी सब चीजें तुम्हारी सेम रहेंगी। उसके बाद तीसरी चीज आ जाओ रिवीजन पे। रिवीजन के साथ ही मैं टेस्ट को भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं भैया पढ़ने पे ध्यान दे देंगे, रिवीजन पे ध्यान नहीं देंगे, रिवीजन हमेशा रह जाता है उनका, वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखो पहली बार ना लेक्चर देखना सबको अच्छा लगता है, नई नई चीजें पढ़ना सबको अच्छा लगता है, बिकॉज उसको हमें याद नहीं करना होता। लेकिन दूसरी बार आके देखना, तीसरी बार आके देखना, चौथी बार आके देखना सबको खराब लगता है कि यार हम अपना टाइम किसी और जगह देते हैं ना, कुछ नई चीज पढ़ने में देते हैं। बट ये समझो कि नीट इज अ गेम ऑफ रिवीजन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तुम एक चीज को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा तुम उसको रिटेन कर पाओगे। नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसमें और ज्यादा मैटर करता है कि जो तुम्हारा थोड़ा सा सिलेबस है उसको कौन ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाता है, और वो होगा तुम्हारा रिवीजन से और टेस्ट से। टेस्ट दोगे तो तुम्हारा एक्टिव रिकॉल होगा, जनरली रिवीजन से बाकी तुम्हारा पैसिव रिकॉल होता है, उससे एक्टिव भी हो सकता है वैसे, ठीक है। बाकी रिवीजन पे अगर तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए तुम कमेंट में बता देना, अलग से एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा उस पे। अभी उसको समझाने जाऊंगा डीप में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आगे भी तुम्हारे लिए कवर किया है, ठीक है। एंड सेम फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए भी जानना हो तो बता देना कमेंट्स में। उसके बाद आ जाते हैं टाइमलाइन कि भैया ये तुम्हें अब दिमाग में लिख लेना है। हाँ, अब तुमने अभी तक ये लिखा था नीट इज अ गेम ऑफ IQ इंटेलिजेंस नहीं, ये सब तुमने लिख लिया था। कहाँ पे ये 3 चीजें तुमने लिख ली थी, सिस्टम, रिसोर्सेज, रिवीजन। अब आके बस ये टाइमलाइन लिख लो, ठीक है। सिर्फ तुम्हें क्या लिखना है कि अभी तुम्हारा सिलेबस तुम्हें कब तक कंप्लीट करना है, जनवरी एंड तक। जनवरी एंड प्लस माइनस में 15 डेज कहता हूँ, बिकॉज जो ड्रॉपर होते हैं जनरली ड्रॉपर बैचेस में मार्च तक सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, तो तुम मिड फेब तक करने की किसी भी तरह कोशिश करो। क्या करना कि है ना, जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना उनको वन शॉट से जाके देख लेना, या है ना रिकॉर्डेड अगर तुम्हें क्लासेस मिल जाती हैं पहले से तो तुम उनको पहले ही देख लेना। किसी भी तरह से अगर तुम ड्रॉपर हो तो मिड फेब तक किसी भी तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और अगर तुम है ना फ्रेशर हो तो तुम मिड जनवरी तक भी कर सकते हो, इसलिए प्लस माइनस 15 डेज, ठीक है। दूसरी चीज तुम लिख लो कि नेक्स्ट 15 डेज में सारे जो भी अपने बैकलॉग्स होंगे वो कवर करूंगा। या अभी मत लिखो, अभी सिर्फ इतना लिख लो कि तुम्हारा सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। ये सब तुम इस PDF में आके फिर बाद में कभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज में तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारा मेन फोकस होगा कि कोई भी तुम्हारे बैकलॉग्स रह गए हो, कोई भी तुम्हारी कुछ भी चीज बाकी हो कि यार मैंने इसका लेक्चर नहीं देखा था, ये चीज मुझे अभी तक अच्छे समझ नहीं आती, वो सब तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करना है। थर्ड फेज विल बी द एक्सट्रीम इंटेंसिव फेज, जिसमें तुम्हारा मेनली होगा रिवीजन और टेस्ट। हर दिन तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना होगा। शुरुआत में पहले पार्ट टेस्ट दे सकते हो, उसके बाद से फिर तुम्हें फुल मॉक टेस्ट देने होंगे, और उसके अलावा हर दिन तुम्हें चैप्टर्स रिवाइज करने होंगे, ठीक है। ये तुम्हारे होंगे 3 फेजेस, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे आने से पहले एक बारी मैं तुम्हें प्लानर या अप्रोच समझा देता हूँ, जिससे तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे कि किस चीज में तुम्हें किस सब्जेक्ट में तुम्हें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए या प्लानर क्या होना चाहिए। तो तुम्हें कोई भी चैप्टर सबसे पहले उसके जो भी लेक्चर है वो देखना है, ठीक है। लेक्चर देख के फिर उसके है ना तुम्हें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट ट्राई करना कि लेक्चर के साथ ही तुम बना लो। उसके बाद जो भी कुछ रह जाता है तो तुम बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद उसके नोट्स बना सकते हो। रिकॉर्डेड है तो साथ के साथ ही बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके नोट्स बनाने के बाद उनको बैठ के रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। टाइम लग सकता है, हो सकता है तुम्हें इसमें 1 से 2 घंटे लग जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से रिवाइज करो, जो भी तुम्हें टॉपिक पढ़ाया गया वो तुम्हें कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हो सकता है थ्योरेटिकल जो चीजें हैं, कुछ रटने वाली चीजें, वो तुम्हें अभी अच्छे से याद नहीं हुई हो, कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें उसी टाइम पे उसी टॉपिक की NCERT पढ़ लेनी है। अगर तुम्हारा वो सब्जेक्ट बायो है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, सॉरी OC, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में उसी टाइम पे तुम्हें NCERT पढ़ लेनी है, ठीक है। देन फिर तुम जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो उसके DPP लगा लो, ठीक है। देन उसके बाद मॉड्यूल्स अगर NCERT बेस्ड हैं तो, नहीं तो कोई भी NCERT क्यू बैंक लगा सकते हो। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज PYQ, उसी टाइम पे लगा लो। उसी टाइम पे तुम्हें जो भी वो टॉपिक है उससे रिलेटेड PYQ लगा सकते हो। अब जैसा मैंने तुम्हें वहां पे दिखाए थे, जैसे टॉपिक 1 था तो फिर टॉपिक 1 के तुमने PYQs लगा लिए उसी टाइम पे।
फिर टॉपिक 2 हुआ तो उसका जैसे ही हुआ तुम्हारा, तो टॉपिक 2 के तुमने पीवाईक्यूज लगा लिया, आंसर्स वगैरह देख के तुमने समझ लिया क्या क्या तुम्हारी गलती हुई, सब तुमने समझ लिया, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें रिपीट करनी है जब तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब सारे जो भी लेक्चर्स हैं उनको इस तरह से ही लगा लेना है। देन फिर क्या आएगा तुम्हारा रिवीजन और टेस्ट, ठीक है। साथ में एक और चीज ऐड कर लो, पीवाईक्यूज एक बार फिर से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है और टेस्ट लगाना है। जब भी तुम्हारा टेस्ट हो उस टॉपिक का, तो उसको है ना रिवाइज करके टेस्ट देना उसका। तो ये तुम्हारी बेसिक अप्रोच होगी किसी भी एक चैप्टर को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे रिवीजन की बात हुई है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो रिवीजन तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हारा तुमने दो जगह पे यहाँ पे रिवीजन देखा, एक तो तुमने यहाँ पे देखा एनसीईआरटी के पास में, ठीक है, और दूसरा तुमने चैप्टर कंप्लीट हो जाने पे देखा। तो रिवीजन तुम्हें पहले तो जब तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तब करना है, जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तब भी करना है। तो यहाँ पे तुम क्या होगा, तुम जो नोट्स होंगे लेक्चर के बाद वाले उनको रिवाइज कर रहे होगे, सारे जो भी तुम्हारे कंसेप्ट्स हैं उनको तुम यहाँ पे क्लियर कर रहे होगे, ठीक है। जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है इसके बाद तुम्हें क्या करना है, 147 रूल लगाना है और तुम्हें अब जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है और जो थ्योरेटिकल वाली जो चीजें हैं उनको भी याद करने पे ध्यान देना है। 147 रूल पे तुम जानना चाहते हो कि किस तरह से 147 रूल होता है, पिछली वीडियो मेरी उसी चीज पे थी, तुम जाके देख सकते हो, यहाँ पे कवर करूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब तुम्हें क्लियर होगा कि रिवीजन तुम्हें एक चैप्टर ऑनगोइंग में भी करना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाने पे भी करना है। यहाँ पे तुम नोट्स से अच्छे से कर रहे होगे, उसके बाद यहाँ पे 147 रूल लगा के करोगे, ठीक है। चाहिए हो तो मैं वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देन फिर पीवाईक्यूज भी वापस से सॉल्व करने, बिकॉज है ना तुम टॉपिक वाइज जब करने जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो आसान है यार, ये तो कोई भी इंसान कर देगा। बट क्या होगा ना, जब तुम्हारे पूरा चैप्टर से आया है या पूरे सब्जेक्ट से तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है, तब तुम्हारे लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक बार पूरे चैप्टर के भी पीवाईक्यूज अच्छे से लगा लेना, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे कि यार इस तरह से अब मुझे इस टाइम पे इस तरह से अप्रोच करना है, कि भाई 2-3 टॉपिक जब मिक्स होके आएंगे तब तुम्हें किस तरह से अप्रोच करना है, तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बायो पे, ठीक है। तो बायो में ना सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले एक तो एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर बायो में तुम्हें बोलूं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल श्योर है कि भैया अगर खराब से भी खराब पेपर हुआ ना, तब भी 178 से 179 जो तुम्हारे क्वेश्चंस है ना, वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करना कि तुमने है ना जो नोट्स बनाए, ठीक है, उनको रिवाइज करके तुम एनसीईआरटी पढ़ने चले गए। अब जो एनसीईआरटी है ना उसमें सब चीज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो टोटल तो तुम्हें एनसीईआरटी तुम्हें 10 से 15 बार अच्छे से पढ़नी ही होगी साल में, लेकिन हर बार हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना, जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है वो चीजें एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, या जो इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे पीवाईक्यूज आए ही आए हुए हैं वो चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम हाईलाइट कर लो। अब उसको हाईलाइट करके बस, अब जब तुम रिवीजन करने जाओ ना, तो सबसे पहले क्या करना है, तुम नोट्स रिवाइज किए तुमने, उसके बाद तुम एनसीईआरटी खोली और एनसीईआरटी में जो जो तुम्हारी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो रिवाइज कर लिया है। और उसके बाद तुम्हें है ना लग रहा है कि यार तुमने 4-5 बार इस तरह से कर लिया है, अब तुम्हें लग रहा है कि यार एक बार ही पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, तो उस चैप्टर की जाके तुम एनसीईआरटी एक बार वापस से गो थ्रू कर लो। बिकॉज कुछ कुछ लाइंस होती है जिनका तुम्हें मतलब पता है, बट एज इट इज अगर लाइन आ जाएगी तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, इसलिए एक बार ही बीच बीच में ऐसे एनसीईआरटी पढ़ लेना। बाकी तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्यूबिंग या जो तुम्हारे मॉड्यूल्स में अगर एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट और एआर क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, वो थोड़े से नंबर बढ़ने लगे हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। देन कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, तो फिजिक्स में अगर मैं तुम्हें बोलूं तो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। देखो देखो, अगर बायो इज मेजोरिटी ऑफ एनसीईआरटी, फिजिक्स इज स्टिल मेजोरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। काफी लोग बोलते हैं कि यार स्टेटमेंट और एआर वाले जो क्वेश्चन है फिजिक्स में बढ़ रहे हैं, बट स्टिल अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन आए हैं उनमें 30 प्लस क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं हर साल। तो न्यूमेरिकल्स पे तुम्हारा अच्छे से ध्यान होना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना है न्यूमेरिकल्स को, उस पर मैं बहुत डिटेल में शायद पिछले साल मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा अगर जाके देखनी हो तो। अगर आते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। बात रही अगर एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी तुम्हें फिजिक्स में अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बाद में लास्ट में पढ़ सकते हो। लास्ट में भी क्या पढ़ना है तुम्हें, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, एक काम करना, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और जो एग्जाम्पलर हैं वो अभी सॉल्व कर लेना,
जब तुम है ना, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे हो ना न्यूमेरिकल्स की, तो वहां पे सॉल्व कर लेना, अधिकतर इसमें न्यूमेरिकल से होते हैं, तो तुम्हारे साथ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एनसीईआरटी के जो पीछे जो समरी है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम्हें लास्ट में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखना है, ठीक है। अभी उस पर ध्यान नहीं देना, अभी एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना जब जब तुम जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है, देखो आईओसी अगर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल बायो की तरह है, अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री है तो बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। जो जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो सेम इन चीजों पे अप्लाई कर देना। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा मिक्सचर है, इसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, जैसे तुम्हारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी है वो तुमने पढ़ ली। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर जो तुम्हारे नोट्स में नहीं होंगे, अधिकतर टीचर्स कवर करके ही चलते हैं एनसीईआरटी को। तो बस क्या करो, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर भी लो और साथ में ही अपने नोट्स में ऐड कर लो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या होगा, जब तुम रिवाइज करने आओगे तो बहुत ज्यादा चीजें तुम्हें रिवाइज नहीं करनी होगी, सिर्फ जो तुम्हारे नोट्स हैं वही रिवाइज कर लो, बीच में कभी कभार जो एनसीईआरटी है वो खोल के देख लेना। बाकी पूरी केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स जो चैप्टर के बीच बीच में है उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं तुम्हें कहूंगा कि भैया जो उसके पीछे वाली जो एक्सरसाइजेज होती है ना उसको भी लगा लेना, तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हें जानना हो कि यार भैया बायो और अच्छे से समझाओ, फिजिक्स और अच्छे से समझाओ या केमिस्ट्री और अच्छे से समझाओ, तो मुझे इसके लिए भी कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी और कोई डाउट्स हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओसवाल बुक्स की जो पीवाईक्यू बुक है वो परचेस करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कमेंट में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।